बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये जो दो रिसर्च मेथड्स हैं, हमने कौन से इस्तेमाल करने, ये डिपेंड करता है कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, अंडरलाइंग फ़िलासफ़ी क्या है रिसर्च की, और हमारे प्रेफरेंसेस क्या हैं, और कौन सी स्किल्स जो है ना वो यूटिलाइज़ करनी है। जो रिसर्च डिज़ाइन है, इसके 4 मेन फीचर्स हैं विच आर डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड। ये चारों जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, मेथडोलॉजी, देन मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो ऑन्टोलॉजी क्या चीज़ है कि हाउ यू द रिसर्चर व्यू द वर्ल्ड एंड द अजम्पशंस दैट यू मेक अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द एंड ऑफ रियलिटी। कि आप बहैसियत रिसर्चर इस दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, आपकी एजम्पशंस या मफरूज़े क्या हैं इस दुनिया की नेचर के बारे में और हक़ाइक़ की दुनिया के बारे में, हकीकत के बारे में आप क्या आपके क्या सोच विचार हैं। तो देन एपिस्टेमोलॉजी, तो द अजम्पशन दैट यू मेक अबाउट द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द वर्ल्ड। तो इसमें जो जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे वर्ल्ड को और रियलिटी के बारे में, तो उन अजम्पशंस के बारे में जो स्टडी है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। देन मेथोडोलॉजी, द वे दैट यू ग्रुप टुगेदर योर रिसर्च टेक्निक्स टू मेक ए कोहेरेंट पिक्चर। देन मेथड्स एंड टेक्निक्स, what you actually do in order to collect your data and carry out your investigations। कि आप हकीकत में किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेशंस को किस तरह से कैरी आउट करते हैं। दीज प्रिंसिपल्स विल इन्फॉर्म विच मेथड्स यू चूज़। You need to understand how they fit with your bigger picture of the world and how you choose to investigate it to ensure that your work will be coherent and effective। तो ये चारों जो प्रिंसिपल्स हैं, जो फीचर्स हैं, ये आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेंगे, एक बिगर पिक्चर देंगे दुनिया के बारे में कि आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है और किस तरह से आपने चीज़ों को कोहेरेंट और इफ़ेक्टिव बनाना है। ये रहे 4 मेन स्कूल्स ऑफ ऑन्टोलॉजी, हाउ वी कंस्ट्रक्ट रियलिटी। तो ऑन्टोलॉजी जो है इसको हम रियलिज़म, इंटरनल रियलिज़म, रिलेटिविज़म और नॉमिनलिज़म में डिवाइड करते हैं। तो जो रियलिज़म है, द वर्ल्ड इज़ रियल एंड साइंस प्रोसीड्स बाय एग्जामिनिंग एंड ऑब्जर्विंग इट। तो ये रियल से निकला है रियलिज़म। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो किस तरह से प्रोसीड करता है कि बाय एग्जामिनिंग एंड ऑब्जर्विंग इट। देन इंटरनल रियलिज़म है, तो ये भी कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो रियल है बट इट इज़ आलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एग्जामिन इट डायरेक्टली। कि दुनिया जो है एक हकीकत है और इसको एग्ज़ामिन करना डायरेक्टली ये नामुमकिन सी बात है। फिर रिलेटिविज़म है कि साइंटिफिक लॉज आर बेसिकली क्रिएटेड बाय पीपल टू फिट देयर व्यूज़ ऑफ रियलिटी। तो रिलेटिविज़म ये कहती है कि जो साइंसी कवानीन हैं वो बेसिकली इंसान के खुद साख्ता हैं, लोगों ने बनाए हुए हैं ताकि उसके अंदर वो रियलिटी को इनकॉर्पोरेट कर सकें और हकीकत की दुनिया को देख सकें। देन नॉमिनलिज़म, तो इसमें वो कहता है कि रियलिटी इज़ एंटायरली क्रिएटेड बाय पीपल एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल ट्रूथ। ठीक है, कि हकीकत जो है वो एक ख़ुद साख्ता सी चीज़ है जो लोगों ने बनाई हुई है और इसके पीछे कोई सच्चाई मौजूद नहीं है, कोई एक्सटर्नल ट्रूथ इसके अंदर मौजूद नहीं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं क्लोजली रिलेटेड हैं। देन ट्रूथ क्या चीज़ है कि अगर हम रियलिज़म में देखें तो देयर इज़ अ सिंगल ट्रूथ। इंटरनल रियलिज़म में ट्रूथ एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ये ऑब्सक्योर होता है। रिलेटिविज़म में बहुत सारे ट्रूथ्स होते हैं और नॉमिनलिज़म में कोई ट्रूथ नहीं होता। इस तरह से फैक्ट्स की बात की जाए तो रियलिज़म में फैक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड कैन बी रिवील्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तजर्बात की रोशनी में उन फैक्ट्स को प्रूव किया जा सकता है। जबकि जो इंटरनल रियलिज़म है इसमें फैक्ट्स जो हैं वो कंक्रीट होते हैं
लेकिन आप उनको कभी रिवील नहीं कर सकते हर दफ़ा। और फिर रिलेटिविज़म है, तो इसमें फैक्ट्स डिपेंड ऑन व्यू पॉइंट ऑफ द ऑब्ज़र्वर। ऑब्ज़र्वर जो है वो किस नज़र से चीज़ों को देखता है, उसका क्या व्यू पॉइंट है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं फैक्ट्स रिलेटिविज़म के। और जो नॉमिनलिज़म है, इसमें फैक्ट्स जो हैं ये ह्यूमन क्रिएशन है, यानी वो कहते हैं कि जो हक़ाइक़ हैं वो इंसानी तख्लीक हैं। हाउएवर नन ऑफ दीज पोजीशंस आर एब्सोल्यूट और फाइनल। इनमें से जितनी भी चीज़ें हैं ये हतमी नहीं है। देयर आर on a continuum, they are on a continuum with overlaps between themselves। अब एपिस्टेमोलॉजी को हम डिटेल से देखते हैं, तो इट इज़ द वे इन विच यू चूज़ टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड। ये वो रास्ता या तरीका है जिसके ज़रिए आप दुनिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। टू मेन स्कूल्स हैं इसके, एक पॉजिटिविज़म है और दूसरा सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म है। अब हम देखेंगे कि जो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एपिस्टेमोलॉजी के, ये किस तरह से कोरिलेट करते हैं ऑन्टोलॉजी के साथ। तो पॉजिटिविज़म क्या कहती है, या पॉजिटिविस्ट जो होते हैं ना, दे बिलीव दैट द बेस्ट वे टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड इज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव मेथड्स सच एज ऑब्जर्वेशंस। तो इनकी नज़र के अंदर दुनिया को इन्वेस्टिगेट करने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि ऑब्ज़र्व किया जाए, मुशाहिदात की रोशनी में दुनिया को इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जो पॉजिटिविज़म है या जो पॉजिटिविस्ट्स होते हैं वो फिट बैठते हैं विद इन ए रियलिस्ट ऑन्टोलॉजी। देन सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट। तो जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म है, इसमें जो कंस्ट्रक्शनिस्ट होगा वो बिलीव करेगा दैट द रियलिटी डू नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। हकीकत जो है वो एक ख़ुद साख्ता चीज़ होगी इंसान की, वो पहले से मौजूद नहीं होगी, उसका अपनी दुनिया में कोई वजूद नहीं है। इंस्टेड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड गिवन मीनिंग बाय पीपल। तो इसको तख्लीक किया जाता है, बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर इसको लोग कोई ना कोई नाम दे देते हैं। देयर फोकस इज़ देयर फॉर ऑन फीलिंग्स, बिलीव्स एंड थाट्स एंड हाउ पीपल कम्युनिकेट दीज। तो जो ऐसे कंस्ट्रक्शनिस्ट होते हैं, इनका जो महवर व मरकज़ होता है वो जज्बात पे होता है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है, उनके अकायद व नज़रियात के ऊपर, उनके सोच व अफकार के ऊपर, और फिर ये कि ये लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म फिट्स बेटर विद द रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी। तो ये रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी के साथ फिट बैठती है, जिसमें कहा जाता है कि जो साइंटिफिक लाज हैं वो बेसिकली इंसान के जो लोग हैं वो उनको ख़ुद बनाते हैं ताकि वो हक़ाइक़ जो है ना उनको देख सकें। तो इसमें बहुत सारे ट्रूथ्स होते हैं और जो फैक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि ऑब्ज़र्वर का व्यू पॉइंट क्या, वो किस नुक्ते नज़र से देखता है, किस ज़ाविये से देखता है चीज़ों को। तो इस तरह से जो पॉजिटिविस्ट होंगे वो रियलिस्ट ऑन्टोलॉजी के करीब होंगे और जो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट्स हैं वो रिलेटिविस्ट ऑन्टोलॉजी को ज़्यादा फॉलो करते होंगे। अब मेथडोलॉजी की बात की जाए तो एपिस्टेमोलॉजी और ऑन्टोलॉजी ये दोनों विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर योर मेथडोलॉजी। जो रियलिस्ट्स हैं टेंड टू हैव पॉजिटिविस्ट व्यू और टेंड टू गैदर क्वांटिटेटिव सोर्स ऑफ डाटा। तो जितने भी रियलिस्ट होंगे और पॉजिटिविस्ट होंगे ये डाटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में गैदर करेंगे। देन रियलिस्ट्स टेंड टू हैव ए सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच और ये क्वालिटेटिव डाटा सोर्स के ऊपर रिलाई करेंगे। सो रियलिस्ट पॉजिटिविस्ट ये क्वांटिटेटिव डाटा को फॉलो करेंगे, जबकि जो रिलेटिविस्ट और सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट होंगे ये क्वालिटेटिव डाटा को फॉलो करेंगे। अब जब हम आगे जाके क्वालिटेटिव डाटा को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये फैक्ट्स और फिगर्स के बजाय, नंबर्स के बजाय ये वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। रिमेंबर दीज आर नॉट एब्सोल्यूट्स। ये कोई हतमी बात नहीं है
People tend to work on a continuum role for mixed methods and approaches. तो बाज़ दफ़ा एक मिला जुला एक रास्ता, दरमियानी रास्ता जो है ना वो अपनाया जाता है. Also consider the role of the researchers, internal, external, involved or detached. तो डाटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव डाटा इज़ अबाउट क्वांटिटीज़ एंड देयरफॉर नंबर्स. इसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. जबकि जो क्वालिटेटिव डाटा होता है दैट इज़ अबाउट नेचर ऑफ द थिंग्स इन्वेस्टिगेटेड एंड टेंड टू बी वर्ड्स रादर देन नंबर्स. तो इसमें वर्ड्स होते हैं, क्वांटिटी में नंबर्स और क्वालिटी में वर्ड्स. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा सोर्सेज. अब जो प्राइमरी डाटा होगा वो फर्स्ट हैंड सोर्स डाटा होगा जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फर्स्ट टाइम डाटा. सेकेंडरी डाटा जो होता है वो सेकंड हैंड सोर्स डाटा होता है. प्राइमरीली हो सकता है कि वो डाटा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया हो और अब वो डाटा आप बरो करके अपने किसी मकसद के लिए, अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं. Choosing your approach may be influenced by your colleagues' view, your organization's approach and your supervisor's belief and your own experience. तो जो आपकी अप्रोच होगी वो आप कैसे चूज़ करेंगे उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि असरअंदाज हो सकते हैं. तो आपके जो कोलीग्स के नज़रियात हैं वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अगर कोई सेट रूल्स हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, तो वो हो सकता है कि उसके ऊपर असरअंदाज हों. फिर आपका जो सुपरवाइज़र है जो आपको लीड कर रहा है उसका कोई सेट बिलीफ होगा, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है. या फिर आपके कुछ अपने तजर्बात, माजी के कुछ तल्ख तजर्बात आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर टू चूजिंग योर रिसर्च मेथड. तो आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है इसका कोई हतमी जवाब जो है ना, या कोई सही गलत जवाब मौजूद नहीं है. Whatever approach you choose for your research, you need to consider 5 things. सबसे पहले कि जो आपका डाटा है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एनालिसिस? इसका मतलब ये है कि कंट्री, कंपनी, इंडिविजुअल, आप जो डाटा गैदर करने जा रहे हैं वो क्या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, या फिर एक नेशन वाइड डाटा जो है ना वो आप लेने जा रहे हैं. यू आर रिलाइंग ऑन यूनिवर्सल थ्योरी और लोकल नॉलेज. जो आपकी थ्योरी है या आपका जो नॉलेज है उसकी बेसिस क्या है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में वो अप्लाई की जा सकती हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि यूरोप में की जाने वाली रिसर्च और वहाँ का डाटा यहाँ पे एप्लीकेबल हो एशिया के अंदर. तो इस तरह से आपने यूनिवर्सलिटी को भी देखना है, या तो उसको चूज़ करना है या फिर लोकल नॉलेज को, लोकल डाटा या इंफॉर्मेशन सोर्स को देखना है कि अगर आप एक ऐसे रिसर्च कर रहे हैं जो कि एप्लीकेबल या वैलिड सिर्फ एशिया या पाकिस्तान की हद तक है, तो कुछ ऐसे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल फैक्टर्स होंगे जो कि डाटा को इन्फ्लुएंस करेंगे मकामी सतह के ऊपर. तो इस तरह से आपने पहले से डिफ़ाइन कर लेना है कि आप किसके ऊपर रिलाई करेंगे. Will your results be generalizable and produce universally applicable results, or are there local factors that will affect your results? तो आपका अगर तो यूनिवर्सल डाटा होगा वो एक जनरलाइज होगा और वो रिज़ल्ट्स भी आपको यूनिवर्सल देगा. और अगर आपकी लोकल फैक्टर्स हैं, लोकल डाटा हैं, तो फिर रिज़ल्ट भी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उस रिसर्च के रेलिवेंट डाटा के मुताबिक ही आएंगे. विल थ्योरी और डाटा कम फर्स्ट. आपने ये बात तय कर लेनी है पहले कि क्या आपने पहले लिटरेचर पढ़ना है, थ्योरी पढ़नी है और उसके बाद आपने फिर डाटा को एनालाइज़ करना है, या पहले डाटा को एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद फिर आप थ्योरी की तरफ जाएंगे. यानी आप डाटा को एनालाइज़ करके उसके फाइंडिंग्स पिक करके फैक्ट्स वहाँ से उठा के फिर आपने लिटरेचर देखा कि लिटरेचर क्या कहता है. या फिर एक तरीका ये है कि पहले आप देख लें कि लिटरेचर उस बारे में क्या कहता है और जो हक़ाइक़ हैं, जो आपने डाटा कलेक्ट किया है, वो उसके क्या नताइज है. तो शुड यू रीड द लिटरेचर फर्स्ट एंड देन डेवलप योर थ्योरी, एंड you will gather your data and develop your theory from that. Will your study be cross sectional or longitudinal? ये डिफ़ाइन भी कर लेना है
कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है वो एक ही दफ़ा करना है या फिर उसके मुख्तलिफ फेजेज़ होंगे, मुख्तलिफ पैटर्न्स होंगे और वो एक लंबे अरसे तक चलेगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में अमूमन डाटा एक ही दफ़ा कलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में आपको रिपीटेडली डाटा जो है ना वो लेना पड़ सकता है एक लंबे अरसे के लिए। आर यू लुकिंग एट वन पॉइंट इन टाइम, सिर्फ एक ही दफ़ा एक ही वक्त में, आर चेंजेस ओवर द टाइम, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अमूमन ऐसा जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में होता है कि आपको मोर देन वन टाइम डाटा लेना पड़ता है। तो हम क्वांटिटेटिव डाटा को अगर देखें तो इसमें जो डाटा सोर्सेज हैं वो सर्वेज हो सकते हैं, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, स्पेशली वेयर यू हैव यूज्ड ए लाइकर्ट स्केल। देन ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, काउंट्स ऑफ नंबर्स एंड आर कोडिंग डाटा इनटू नंबर्स, यानी कि मुशाहिदात। और तीसरी चीज़ ये है कि सेकेंडरी डाटा, यानी गवर्नमेंट ने कोई डाटा अपने लिए कलेक्ट किया हुआ था, उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हम जैसे बहुत सारी ब्यूरो की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे डाटा अवेलेबल होता है, नेशनल ब्यूरोज़, तो आपने वहाँ से उठा लिया वो डाटा और अपनी रिसर्च के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अथेंटिक माना जाता है उस डाटा को, ऑफिशियल फिगर्स होते हैं वो। देन एनालाइजिंग टेक्निक्स, एनालिसिस टेक्निक्स इंक्लूड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन एंड क्लस्टर एनालिसिस। तो ये हम करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा में कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, कोरिलेशंस और फिर क्लस्टर एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव डाटा में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इसके फीचर्स हैं। देन एनालाइजिंग क्वांटिटेटिव डाटा, ऑलवेज गुड टू ग्रुप और टू विजुअलाइज द डाटा इनिशियली क्लीनिंग डाटा। सबसे पहले जो है ना आपने जो आपका डाटा उसको विजुअलाइज करें, उसको क्लीनिंग और फिल्टर कर लें सबसे पहले, उसकी अगर ग्रुपिंग पॉसिबल हो तो वो कर लें। देन व्हाट एवरेज यू आर लुकिंग फॉर, आपने जो एवरेज इस्तेमाल करनी है वो क्या है, मीन, मीडियन, मॉड। क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर आपने इनमें से कोई एवरेज पिक कर लेनी है, डिज़ायर्ड जो आपको मतलूबा नताइज जो है ना वो दे। स्प्रेड ऑफ डाटा, आपका जो डाटा है उसकी स्क्यूनेस क्या है, पॉजिटिवली स्क्यू है, नेगेटिवली स्क्यूड है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है, नहीं है, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारी चीज़ें जो हैं क्वांटिटेटिव डाटा में एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। देन व्हाट क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स वरी अबाउट, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स हैं। इज़ माई सैम्पल साइज़ बिग इनफ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने सैम्पल साइज़ जो लिया वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पॉपुलेशन को। तो क्या आपने जो सैम्पल लिया है वो उसका साइज़ इतना बड़ा है कि वो आपकी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है। हैव आई यूज्ड द करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो आपने टेस्ट लगाया है वो करेक्ट है या नहीं है, सही फार्मूला लगाया है या नहीं, या फिर जो अप्रोप्रिएट टेस्ट लगाना चाहिए था वो लगाया है या नहीं। हैव आई रिड्यूस्ड द लाइक्लीहुड ऑफ मेकिंग टाइप 1 और टाइप 2 एरर, जो मेरे रिज़ल्ट्स हैं वो जनरलाइजेबल हैं या नहीं, जो रिज़ल्ट्स की मेथड्स या जो हमें नताइज मिले हैं वो रिप्रोड्यूसेबल हैं या नहीं, क्योंकि इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एलिमेंट एक वाज़ेह हैसियत रखता है क्वांटिटेटिव डाटा में। एम आई मेजरिंग थिंग्स द राइट वे, क्या मैं एक दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर सारी चीज़ों को मेजर कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें जिसमें क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो हैं कंसिडर करते हैं और ये उनके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो इश्यूज़ आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ होती है वो मेजरेबल ही नहीं होती, या अगर मेजरेबल होती है तो एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकती, या फिर ये है कि वो आपको बाज़ दफ़ा उसके पीछे जो वजह होती है वाई का आंसर आपको नहीं मिलता, डजंट टेल यू वाई। और ये बाज़ दफ़ा इम्पर्सनल भी हो सकती है, नो एंगेजमेंट विद ह्यूमन बिहेवियर और इंडिविजुअल्स, इंसानों के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं हो सकता। और ये जो डाटा है कैन बी वेरी स्टैटिक, स्नैपशॉट ऑफ ए पॉइंट इन टाइम, कैन टेल ए वर्जन ऑफ द ट्रूथ और लाई, lies, damned lies and statistics, persuasive power of the numbers। अच्छा, क्वालिटेटिव अप्रोचेस,
एनी रिसर्च दैट डजंट इन्वॉल्व्स न्यूमेरिकल डाटा, तो वो क्वालिटेटिव में आएगी, जिसमें नंबर शामिल नहीं होंगे. इंस्टेड यूजेस वर्ड्स, पिक्चर्स, फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फील्ड नोट्स, जनरलिटीज़ एंड पीपल्स ओन वर्ड. तो इसमें जो है ना वो ज़्यादा काम लिया जाता है अल्फाज की रोशनी में, या तस्वीरें हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, फील्ड नोट्स हो सकते हैं, या लोगों के अपने जो ख्यालात हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके अपने अल्फाज. टेंड्स टू स्टार्ट विद अ ब्रॉड क्वेश्चन रादर देन ए स्पेसिफिक हाइपोथेसिस. तो इसमें जो सवालनामा होगा, जो क्वेश्चन होगा, वो उसकी जो विड्थ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी. किसी एक पॉइंट को, स्पेसिफिक पॉइंट को या हाइपोथेसिस को टच नहीं कर रहा होगा. डेवलप थ्योरी रादर देन स्टार्ट विद वन इंडक्टिव रादर देन डिडक्टिव. तो इसमें वो किसी एक नुक्ते के बजाय एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को बयान करता है, वो पूछता है. अब ये जो क्वालिटेटिव डाटा होगा, इसको हम गैदर कैसे करेंगे? टेंड्स टू यील्ड रिच डाटा टू एक्सप्लोर हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन. कब और कैसे और क्यों. डोंट नीड लार्ज सैम्पल साइज इन कंपैरिजन टू क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको सैम्पल पॉपुलेशन के हिसाब से अपने सैम्पल साइज़ जो है ना, एप्रोप्रिएट सैम्पल साइज़ डिसाइड करना है, उठाना है, ताकि आपकी जो सैम्पल साइज़ हो वो आपको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा हो पॉपुलेशन को. जबकि ये मसला जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ नहीं होता. यहाँ पे आपको सैम्पल साइज़ बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अमूमन जो सैम्पल साइज़ होगा वो कम भी हो तो चल जाता है, इसमें कोई सेट रूल नहीं है. सम इश्यूज़ में अराइज such as respondents providing inaccurate or false information or saying what they think the researcher wants to hear. Ethical issues may be more problematic as the researcher is usually closer to participants. Researcher objectively may be more difficult to achieve. Objectivity may be more difficult to achieve. तो ये जो कुछ इश्यूज़ हैं कि बाज़ दफ़ा जो आपका रिस्पोंडेंट होता है वो आपको दुरुस्त मालूमात नहीं दे रहा होता है, इनएक्यूरेट दे रहा होता है. और फिर कुछ ऐसी एथिकल कंसिडरेशंस भी, मतलब आपका टॉपिक ही बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है. और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ऑब्जेक्टिविटी, उसको अचीव करना मुश्किल हो जाता है. अब ये जो क्वालिटेटिव डाटा है, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इंटरव्यूज़ की मदद से आप ये डाटा गैदर कर सकते हैं. वो इंटरव्यूज़ आपके स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, या फिर इंटायरली अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं. फिर कुछ फोकस ग्रुप्स हैं, उनकी मदद से आप जो है ना क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, क्वेश्चनियर की फॉर्म में या सर्वेज़ की फॉर्म में. या फिर सेकेंडरी डाटा आपने उठा लिया जिसमें लोगों की डायरीज़ शामिल होती हैं, या फिर कोई सेल्फ रिपोर्टिंग कर रहा है, रिटर्न अकाउंट्स हैं किसी के पास्ट इवेंट्स के, अचीव डाटा एंड कंपनी रिपोर्ट्स जो होती हैं, बाज़ दफ़ा कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, तो वो डाटा आप वहाँ से रेफरेंस के तौर पे उठा सकते हैं. फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कुछ होती हैं जो आपके मुशाहिदात में आती हैं, कुछ बातें, कुछ ऐसी चीज़ें, उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी वीडियो या ऑडियो. फिर एथनोग्राफी. तो एनालाइज़ कैसे करेंगे? ये डाटा आपने इकट्ठा किया है, इसको सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसका कंटेंट क्या है, उसमें क्या कहा जा रहा है, उस डाटा में क्या ख़ास बात है, उसका एनालिसिस करना है, ग्राउंडेड एनालिसिस करना है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस करना है. अब ये जो सोशल नेटवर्क एनालिसिस है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है. डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस और कन्वर्सेशन एनालिसिस, यानी हर नुक्ता नज़र से, हर एंगल से उसको परखना है, उसको एनालाइज़ करना है कि जो डाटा है उसके क्या डायमेंशंस बन सकती हैं और वो क्या क्या उसके रुख बन सकते हैं. व्हाट क्वालिटेटिव रिसर्चर्स वरी अबाउट. तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्चर्स के साथ होती हैं, कि जब कोडिंग की जा रही होती है डाटा की, तो क्या वो दुरुस्त है या नहीं. हैव आई कोडेड माई डाटा करेक्टली, हैव आई मैनेज टू कैप्चर द सिचुएशन इन रियलिस्टिक मैनर. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपने अक्सबंदी की है वो उसका हकीकत की दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो. हैव आई डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट इन सफिशेंट डिटेल,
हैव आई मैनेज्ड टू सी द वर्ल्ड थ्रू आइज़ ऑफ माई पार्टिसिपेंट्स, कि जो मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, जो कुछ उन्होंने कहा या जो जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं, क्या मैंने भी उस चीज़ को वैसे ही परसीव किया है। इज़ माई अप्रोच फ्लेक्सिबल एंड एबल टू चेंज, क्या जो अप्रोच है उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है, अमेंडमेंट की जा सकती है, या कोई रिजिड अप्रोच तो नहीं होगी। व्हाट इज़ रॉन्ग विद क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्या मसले हो सकते हैं। इट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि हाँ, एक ही बात के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात हों, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। रिस्पोंडेंट कुछ और कह रहा है, उसका नुक्ता नज़र कुछ और है, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं और या जो आपका सुपरवाइज़र है, वो सारे एक ही चीज़ को मुख्तलिफ ज़ावियों से देख रहे हैं, हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र। तो ये बहुत एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसके बारे में कोई डेफिनेटिव बात हम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट ऑलवेज बी रिपीटेड। जैसे क्वांटिटेटिव डाटा में हम कहते हैं कि वो जो रिज़ल्ट होता है वो रिपीट हो सकता है, जनरलाइजेबल हो सकता है। ये काम क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं होता, कि ना तो आपकी जो रिसर्च है वो रिपीटेड हो सकती है, ना जनरलाइजेबल हो सकती है। इट कांट ऑलवेज बी you give you definite answer in the way that the quantitative research can, in the way that the quantitative research can। जिस तरह से आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो एक पक्का ठक्का जवाब देती है और एक एक्यूरेट आंसर देती है, डेफिनेटिव आंसर देती है, इस तरह से आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं। It can be easier to carry out or hide bad, poor quality research than bad quantity research। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके जो रिसर्च है उसके अंदर कुछ फ्लाज हैं तो आप उनको हाइड कर सकते हैं, आप छुपा सकते हैं, ये गुंजाइश जो है वो मौजूद है। लेकिन ये कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है इस रिसर्च का। फिर दूसरे क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। वैलिडिटी हो सकती है, रिलायबिलिटी, ट्रूथवर्दीनेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च डिज़ाइन जो हैं उनके मुख्तलिफ पहलू हैं। तो ट्रूथवर्दीनेस में आगे डिपेंडेबिलिटी, कन्फर्मेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो डिपेंडेबिलिटी क्या होती है, शोइंग दैट द फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट एंड कुड बी रिपीटेड, यानी आप उस डाटा के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। कन्फर्मेबिलिटी, ए डिग्री ऑफ न्यूट्रलिटी आर द कॉन्टेक्स्ट टू विच द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी आर शेप्ड बाय रिस्पोंडेंट्स एंड नॉट रिसर्चर बायस, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस इन द ट्रूथ ऑफ द फाइंडिंग, किस हद तक जो आपके रिज़ल्ट्स हैं उनमें सच्चाई वाकई है, मौजूद है, और आप ये सारी बात कितने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, कितने क्रेडिबल आपके फैक्ट्स हैं और रिज़ल्ट्स हैं। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि फाइंडिंग्स हैव एप्लीकेबिलिटी इन अदर कॉन्टेक्स्ट, कि आपने एक बात जो की या जो आपका एक फैक्ट है वो किसी दूसरी जगह के ऊपर किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी, किसी और नुक्ते नज़र में भी इस्तेमाल हो सकता है। समरी क्या है इसकी, द टाइप ऑफ द अप्रोच यू चूज़ विल बी डिटरमाइंड बाय योर रिसर्च क्वेश्चंस, योर epistemological and ontological stances and your skills or ability to utilize a certain approach। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच करते हैं इन सारे फैक्टर्स के ऊपर, कि आपके रिसर्च क्वेश्चन कैसे हैं, आपकी जो स्टांस है आपका वो एपिस्टेमोलॉजिकल है या फिर ओंटोलॉजिकल है, और फिर आपकी स्किल्स भी इसमें मैटर करती हैं। सो long as you make an informed choice and can justify it, it should be fine। Just be aware of the limitations of your approaches and try to compensate where necessary। तो अपनी हदूद क़यूद का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिफाइंड हों, और लाइंस अगर आपने पहले से ड्रा की हुई हों तो आपके लिए स्टडी डिज़ाइन को चूज़ करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो इस तरह से जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे कंक्लूड हुआ। आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। थैंक यू।